हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएचटी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल यानी सुदूर पूर्व एशिया का सब्जेक्ट है। आज इनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी क्योंकि इनकी जो क्लासेस चल रही हैं बार बार मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका पेपर नज़दीक है और अच्छे से आपको तैयारी करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत में क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्रा एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ कि आज का मॉडल पेपर किस तरीके से आपके पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है जो जिनका भूगोल है। तो देर ना करें और ये वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहिए क्योंकि जो सुदूर पूर्व एशिया है ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम रुख करेंगे आज के इस मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर में आपका यहाँ पे दिया गया है कि बीए थर्ड ईयर भूगोल है। प्रश्न पत्र आपका दिया गया है सुदूर पूर्व एशिया खंड सा फॉर ईस्ट एशिया। इसमें आपका खंड आज से दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सुदूर पूर्व एशिया के मृदा प्रकारों का उल्लेख कीजिए, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया का जो मृदा के प्रकार है यानी कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे हम बताएंगे कि सुदूर पूर्व एशिया के जो मृदा के प्रकार है वो 10 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं इसमें? आपका पहला यानी कि फर्स्ट आपका दिया गया है कि मरुस्थलीय मिट्टियाँ आती हैं। क्या आती हैं आपकी? मरुस्थलीय मिट्टियाँ। सेकंड नंबर में आते हैं चरजोनम, चेस्टन और काली मिट्टी, यानी कि चरनोजम हो गया, चेस्टनट हो गया और काली मिट्टी। थर्ड नंबर में आपका आता है लोयस जो उत्तरी चीन में आपको मिलेगी। फोर्थ नंबर आपका आता है हांगो यानी हांगो मैदान की जलोढ़ मिट्टियाँ। 5 नंबर में खारी और क्षारीय मिट्टियाँ आती हैं। 6 नंबर में संक्रमित मिट्टियाँ हो गई। 7 नंबर में आपका आता है कि भूरी पौडजॉलिक मिट्टियाँ और 8 नंबर में चूना रहित जलोढ़ मिट्टियाँ। 9th नंबर में आपका आ जाएगा दोस्तों पाली पौडजॉलिक मिट्टियाँ और 10th नंबर में आपका आता है पुरानी लाल मिट्टियाँ। इसी तरफ से ताइवान में जो है वो जलोढ़ मृदा पश्चिमी भाग में अधिकांश भागों में अम्लयुक्त मिट्टी मिलती है। जापान में मृदा की हल्की परत है क्योंकि अधिकांश भूमि पर्वतीय हैं और जापान में सर्वाधिक जो है वो एजोनल मृदा प्राप्त होती हैं। एजोनल मृदा में भूरी, पीली, लाल, बोग, अंडो तथा पोलोनोसोल सम्मिलित होती हैं। तो ये आते हैं आपके सुदूर पूर्व एशिया के मृदा। उसके बाद में फिर आपका आता है चीन के प्रमुख मैदानों के नाम लिखिए। जो चीन के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब चीन के जो प्रमुख मैदान है वो निम्नलिखित रूप से कई भागों में विभाजित किया गया है। वो फर्स्ट नंबर में आपका आता है मंचूरिया का मैदान। फर्स्ट नंबर आपका आता है मंचूरिया का मैदान। सेकंड नंबर में आपका आता है उत्तरी चीन का मैदान जो चीन के प्रमुख मैदान माने गए हैं, जो आपको कुछ जो है वो बेसिन भाग में मिलते हैं आपके। थर्ड नंबर में आपका आता है पोयांग झील बेसिन और फोर्थ नंबर में आता है तुंगलिन बेसिन और 5 नंबर आपका आता है रेड बेसिन आदि। इनके अलावा आपको मिलेंगे सेंसी बेसिन, यांगटीसी मोहाना, केंटन प्रदेश तथा आपका आता है क्वांगसी क्षेत्र। छोटे जो बेसिन हुए वो आपके चीन के प्रमुख मैदान माने गए हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से मैदान देखने को मिलते हैं चीन में। तो आपका पहला प्रश्न सुदूर पूर्व एशिया का जो मृदा के प्रकार हो गए और अब आपको यहाँ पे चीन के मैदानों के नाम। उसका फिर आपका थर्ड प्रश्न आता है कि सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम लिखिए। अब सुदूर पूर्व जो एशिया है कौन कौन से देश हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप लोग को लिखना होगा कि इसमें आंसर में लिखेंगे सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सुदूर पूर्व एशिया का भौतिक सांस्कृत जो है वो व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना है। इसमें निम्नलिखित देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट नंबर में तो आपका आता है चीन। चीन की जो कैपिटल है वो आपको बीजिंग है। उसका सेकंड नंबर आपको मिलती है हांगकांग। हांगकांग जो देश है उसका जो चीनी आधिपत्य का ही ये भी है आपका। उसका फिर थर्ड नंबर आता है मकाओ भी आपको इसी में मिलेगा सुदूर पूर्व एशिया में, ये भी चीनी आधिपत्य होगा। उसका फोर्थ नंबर आपका आता है जापान का कैपिटल क्या है दोस्तों? टोक्यो। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तर कोरिया की जो आपकी कैपिटल है वो आती है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की क्या है? प्योंगयांग। फिर दक्षिण कोरिया का आता है सियोल। उसका फिर मंगोलिया आपका आता है। मंगोलिया की राजधानी है उलानबटोर और ताइवान जो है वो ताइपे इसकी राजधानी है यानी कैपिटल है। तो ये मुख्य रूप से 7 देश इसमें आपको सुदूर पूर्व एशिया के देशों में आपको
पढ़ने हैं। तो 7 देशों में ये आपके चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ये आपके मुख्य रूप से हैं। बाकी सारे कम पूछे जाते हैं प्रश्न। तो ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन के सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे और जापान में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसका फिर आप बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की कि सुदूर पूर्व एशिया के वनों के प्रकार, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया के वन के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया में कि जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावन की विभिन्नता के कारण सुदूर पूर्व एशिया में वनस्पति की विभिन्नता मिलती है, जो निम्न प्रकार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है जो सुदूर पूर्व के जो वन के प्रकार हैं, फर्स्ट नंबर में आता है मरु वनस्पति। उसका फिर सेकेंड नंबर आती है स्टेपी घासें, ये स्टेपी घासें। उसका फिर थर्ड नंबर में आपका आता है अर्ध मरु झाड़ियाँ। 4 नंबर आता है शुष्क पर्वतीय वन। क्या आता है इसमें 4 नंबर में आपका आता है शुष्क पर्वतीय वन। उसके बाद फिर आपका आता है 5वां मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन। फिर 6 नंबर आता है उच्च पर्वतीय वन। और फिर आपका आता है 7वां नंबर यानी कि 7th नंबर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन आदि। ये आपके आते हैं सुदूर पूर्व एशिया के वन। तो ये इस इतने प्रकार के आपको यानी कि 7 प्रकार के आपको वनस्पति मिलते रहेंगे, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया के निम्न रूप से आपको वनों को देखने के मिलती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन के 5वां प्रश्न है, 5 नंबर है कि जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखें। जापान की जो कृषि है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं कि जो जापान की कृषि है वो मुख्य रूप से निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें से आपका फर्स्ट नंबर में आपका आता है सघन कृषि। फर्स्ट नंबर में आपको सघन कृषि आता है। उसका फिर सेकेंड नंबर आपका आता है बहुफसली कृषि। सेकेंड नंबर आपका आता है बहुफसली कृषि। उसका फिर थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा फसल चक्र। फिर 4th नंबर में आएगा अंतरशस्य प्रारूप। और 5 नंबर में आपका आएगा प्राचुर मानव श्रमयुक्त कृषि। और फिर 6 नंबर में आता है उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग। उसके बाद में फिर आपका आएगा 7th नंबर में आपका आएगा सीढ़ीदार कृषि। और फिर 8th नंबर में आपका आएगा वैज्ञानिक एवं यंत्रीय कृषि के। फिर 9th नंबर में आपका आएगा प्रचुर उत्पादकता। तो ये आपके जो टोटल 8 दिए गए हैं ये आपकी कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसका फिर आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन चीन के प्रमुख रेल मार्गों के नाम लिखिए। जो चीन के प्रमुख रेल मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसमें आपका आएगा चीन के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें लिखेंगे आधुनिक चीन में जो रेल पथ हैं उसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक है। चीन में लगभग 8 मुख्य रेल मार्ग हैं। 8 जो हैं इनके मुख्य रेल मार्ग हैं। कौन कौन से 8 इसके जो मुख्य रेल मार्ग हैं, इसमें फर्स्ट आपके आ जाएंगे। इनका पहला जो है वो बीजिंग सेनियार यानी कि मुकडेन जिसे कहते हैं, बीजिंग सेनियार मुकडेन रेल मार्ग। सेकेंड नंबर में आपका आता है टिएनसिन संघाई रेल मार्ग। थर्ड नंबर आप इसमें आता है बीजिंग यानी वुहान रेल मार्ग। और 4 नंबर आता है कि वुहान कैंटन रेल मार्ग। 5 नंबर में आएगा हार्बिन रेल मार्ग। और 6 नंबर में आएगा लुगाई रेल मार्ग। और 7 नंबर में आएगा संघाई चुचाऊ रेल मार्ग तथा न्यू ग्रेट नॉर्थ साउथ ट्रैंक रेल मार्ग। तो ये आपको मिलेगा टोटल आपके चीन के प्रमुख रेल मार्ग हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान की मिट्टी के प्रकार। इसमें अब जापान के कौन कौन से मिट्टी के प्रकार पाए गए हैं इसमें आपको लिखना होगा। जापान में आंसर में लिखेंगे कि जापान में 85% जो है वो भूभाग जो है पर्वतीय एवं पठारी है। शेष 15% जो भूभाग है वो मिट्टी से अविकसित है। और जापान में जो मिट्टियों की जो निम्न 5 भागों में विभक्त किया गया है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है लिथोसोल मिट्टी। कौन आता है लिथोसोल मिट्टी। सेकंड नंबर आता है पौडजाल मिट्टी। थर्ड नंबर आता है प्लेनोसिलिक मिट्टी। और 4th नंबर आता है एंडो
मिट्टी। 5 नंबर आता है जलोढ़ मिट्टी। तो ये 5 मुख्य रूप से आपको जापान के जो मिट्टी के प्रकार है वो थे। 8th नंबर प्रश्न आता है जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा गया है। इसी वजह से मैं आपको एक मॉडल पेपर जो होता है पेपरों को इकट्ठा करके जो प्रीवियस ईयर के वो सारे मैं एक एक प्रश्न ढूंढ के यहाँ पे आपको अलग से बढ़िया मॉडल पेपर बनाऊँ जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस वजह से मैं आपको बार बार ये प्रश्न आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अब आपका जो है जापान के द्वीप कौन कौन से हैं और ये कितने भागों में विभाजित है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसमें लिखेंगे आप जापान के जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। जापान के द्वीप समूह मुख्य रूप से जो कुल है वो 1750 हैं, किंतु समस्त देश का 98% क्षेत्रफल जो केवल 4 द्वीपों के अंतर्गत समाहित हुए हैं। कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आएगा इसमें हांसू प्रदेश, सेकंड नंबर आपका आता है होक्काइडो और थर्ड नंबर में आपका आता है शिकोकू और 5 नंबर में अदर सारे आ जाते हैं। यानी कि टोटल अगर बात करें तो हांसू प्रदेश की जो है वो 2,30,110 वर्ग किलोमीटर में है और सेकंड नंबर जो होक्काइडो है वो 83,408 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आपका क्यूशू जो है वो क्यूशू जो आपका आता है वो 42,144 किलोमीटर आपको टोटल फैला हुआ है और जो सारे देश मिला के यानी कि सारे द्वीप है वो टोटल 3270 आपको वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलता है। तो ये था जापान के द्वीप, मुख्य रूप से कुछ इस तरीके से थे। उसके बाद फिर आपका आ जाता है 9th नंबर टाइफून किसे कहते हैं। अब टाइफून होता क्या है दोस्तों, टाइफून किसे कहते हैं। टाइफून एक कम दबाव वाला एक ऐसा तूफान है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है और प्रारंभिक अवस्था में इसे सिर्फ तूफान माना जाता है, लेकिन जब तक इसकी भीतरी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम टाइफून के नाम से दे दिया जाता है। और कई बार टाइफून का उच्चतम रफ्तार जो है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की मापी गई है। और टाइफून जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है और जापान के ताइवान, फिलीपींस या पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। इसके आगे बढ़ने के जो 65 यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एशिया में आने वाला ये तूफान सामान्यतः जून से नवंबर के बीच में आता है, लेकिन अगस्त सितंबर में इनकी सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। टाइफून 100 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाकों में असर डाल सकता है। तो ये होता है टाइफून। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान को हम भूकंपों का देश क्यों कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और ये प्रश्न आपको हर ईयर में पूछा जाता है। तो क्यों कहा जाता है जापान का भूकंपों का देश। इसमें लिखेंगे आप लोग कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जापान एक दुर्बल क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी व भूकंपों की अधिकता है। ज्वालामुखी भी ज़्यादा मिलेंगी आपको यहाँ पे और भूकंप भी ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1500 से भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान में 31 यानी कि 3196 ज्वालामुखी हैं, जिनमें 30 आपको सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे और पवित्र फ्यूजी एक सुप्त ज्वालामुखी इसमें है। जो पवित्र फ्यूजी एक सुप्त ज्वालामुखी है, ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कि पवित्र फ्यूजी जो है इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका सबसे सुप्त ज्वालामुखी माना गया है। तो ये था आपका सेक्शन ए का सारे प्रश्न। सेक्शन ए में सारे प्रश्न आपको हमने एक एक क्लियर करके बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूं तो आपका ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। फिर आ जाता है का खंडबा। अब खंडबा में केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। आपका पुराना ही सारा सब कुछ फॉर्मेट रहेगा, जिनका ईयरली पेपर चल रहा है, कुछ उनमें चेंजेस नहीं है, सारा सब कुछ पुराना ही रहेगा। अब पहला का इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें दोस्तों कि ताइवान के यातायात परिवहन का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सबसे लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें लिखेंगे ताइवान के रेल जो यातायात साधन है, इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रेल मार्गों का विकास ताइवान में सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया है। ताइवान का जो रेलवे प्रशासन सरकारी संस्था है जो रेलों को नियंत्रित करती है। इसके अंतर्गत
2378 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर परिवहन होता है। इसके अतिरिक्त 1191 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख रेल मार्ग जो पश्चिम में कीलुंग बंदरगाह से दक्षिण के कुआंगसुई तक जाता है। यहाँ के प्रमुख नगर औद्योगिक केंद्र से मार्ग से सुविधा प्राप्त करते हैं और पूर्व से प्रमुख मार्ग यानी कि हुलियन से तांगतुंग तक ये 175 किलोमीटर की लंबाई में हैं। उसके बाद फिर सड़कों के जो ताइवान है वो कुल विस्तार जो है वो 36,698 की लंबाई से एवं माना गया नहीं अधिक माना गया है। सड़कों का जो विकास है वो द्वीप के पश्चिमी भाग में अधिक हुआ है। सड़कों में 13,887 किलोमीटर की लंबाई सड़कें पक्की हैं और प्रमुख सड़क जो है वो रेल मार्ग के समान कीलुंग की कुआंगसुई तक संयुक्त है, जिसमें आपको जहां तक ताइवान हाईवे ब्यूरो सरकारी संस्थान है जो देश में तकरीबन 2000 बसों से परिचालित करता है। संपूर्ण द्वीप में बस सेवा बहुत अच्छी है और समुद्री परिवहन में यहाँ के 3 प्रमुख बंदरगाह अर्थात जो है वो कीलुंग, कुआंगसुई और हुआलिन द्वारा नियंत्रित है और अन्य बंदरगाह जो है वो सुआओ, टेचुंग, सिकोंग, पुटाई, आनपिंग और समुद्री व्यापार की दृष्टि से ताइवान पूर्वी एशिया से महत्वपूर्ण स्थिति में रखता है। तो ये आपका आता है ताइवान की प्रमुख यातायात के साधन। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपका फिर आता है नेक्स्ट यानी कि वायुयान। इसके वायुयान के कौन कौन से हैं? इसमें आपको 2 देशीय वायु सेवाएं मिलेंगी। इनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों को वायु परिवहन सेवा प्रदान करती हैं, जिसमें आपको तेपेह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ 7 विदेशी वायु सेवाएं जो विश्व के अन्य देशों में ताइवान का वायु परिवहन संपर्क स्थापित करता है। तो ये आपका ताइवान के यातायात का परिवहन के बारे में। उसका तीसरा नंबर प्रश्न आपका आता है 3rd नंबर कि जापान के सूती वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब सबसे पहले जापान में सूती वस्त्र उद्योग, इसमें लिखेंगे जापान में सूती वस्त्र के उद्योग। जापान के औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक है। जापान का औद्योगिक विकास जो है वो सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ सबसे पहले आपको 1862 ईस्वी में दक्षिणी क्यूशू में कोगोशिमा में सूती वस्त्र का कारखाना खुला। इसके बाद 1880 तक ओसाका तथा इसके आसपास के नगरों में कारखाने खुल गए और 1894 से 95 में चीन के प्रारंभ होने वाले युद्ध से जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय में विकसित होने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में इस क्षेत्र में और विकास हुआ और 1910 ईस्वी तक जापान में 140 सूती कपड़े के कारखाने खुल गए। इनमें से 160 करोड़ मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन भी किया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद सूती वस्त्र व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई तथा 25 वर्ष में अथवा 1935 ईस्वी में तक देश में सूती वस्त्र के कारखानों में संख्या दुगनी हो गई और उत्पादन में भी दुगना हो गया और 1935 तक जापान में जो सूती वस्त्र बनाने के कारखाने 285 हो गए और 360 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र तैयार हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक जापानी सूती वस्त्र उत्पादन इतना अधिक उन्नति कर गया कि इसका विश्व के सूती वस्त्र उत्पादक देशों में तीसरा स्थान हो गया और इस एशिया के समस्त बाजार में जापान के सूती वस्त्र बिकने लगे। और इस समय जापान के 124 लाख तकवे और 332 लाख करके चालू थे और इनसे उत्पन्न समस्त सूती वस्त्र आसान से खपत हो जाया करते थे और इस उद्योग के क्षेत्र में भी विकास हुआ। जापान में सूती व्यवसाय अधिक विकसित हो जाने के कारण निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? सबसे फर्स्ट नंबर में आपका आता है इसमें कि जापान से पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेश में वर्ष भर नमी रहती है और इसके फलस्वरूप इस भाग में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर गया। सेकंड नंबर आपका आता है जापान की जनसंख्या अधिक होने के कारण इस उद्योग के लिए पर्याप्त सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। फिर आता है कि जापान में जल विद्युत का बहुत विकास हुआ और इसलिए इस उद्योग को सस्ती विद्युत शक्ति मिल गई। उसके बाद में फिर आपका आता है जापान की सरकार की सहायता एवं उत्तम व्यवस्था का भी इस व्यवसाय के विकास पर असर पड़ा। और फिर नेक्स्ट आता है कि पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण जापान में नए कारखाने आसानी से खुल जाते हैं। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का पराजय के कारण इस व्यवसाय
को बड़ा धक्का लगा तथा इनके अनेक कारखाने बंद हो गए। युद्ध से पूर्व देश में 124 लाख तक हुए और 332 करघे थे, जो युद्ध के बाद 29 लाख तक हुए और 150 लाख करघे रह गए। और 1935 ईस्वी में 330 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र बना और वहाँ 1945 ईस्वी में केवल 77 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र तैयार हुआ। और जो इसके मुख्य केंद्र थे वो निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में आपका आता है हॉन्शिन क्षेत्र, जो कोबे, ओसाका, ओकायामा इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र माने गए थे। यहाँ समस्त जापान के सूती वस्त्र उत्पादक का लगभग 35% होता है। और उत्पादन में आपको सूती वस्त्र में इसका ओसाका प्रथम स्थान था। वहीं पे सेकंड नंबर आता है किहिन क्षेत्र, जो सूती वस्त्र उद्योग का द्वितीय क्षेत्र प्रमुख माना गया है। और टोक्यो, योकोहामा ये दो प्रमुख आपको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं। फिर आता है थर्ड नंबर दक्षिणी पश्चिमी हांसू क्षेत्र। इसमें आपको जिसके प्रमुख ओकायामा हो गया, कुरे हो गया, हिरोशिमा आदि आते हैं। और फोर्थ नंबर में आता है मिनी ओबारी मैदान। इसमें हैंसिन तथा किहिन क्षेत्र के मध्य में स्थित है और नागाया इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। और उपयुक्त क्षेत्रों के अलावा जापान का सागरीय तट मध्य उत्तरी हांसू प्रदेश के अन्य छोटे छोटे केंद्र शिकोगो के में स्थित हैं। तो ये आता है आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जापान में सूती वस्त्र उद्योग। उसका फोर्थ नंबर कि सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेशों के क्षेत्र में बांटे। जब जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपका आता है तीसरा प्रश्न है फोर्थ नंबर कि सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। इसमें आपका आता है कि पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी में पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन में दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं जो दक्षिणी चीन सागर और जापान की ओर चलती है। इसके विपरीत आपको शीतकाल ये हवाएं चीन सागर की ओर चलती हैं। इन हवाओं के मार्ग में अनेक चक्रवाती तूफान भी आते हैं। और आधुनिक संसाधनों से यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वी एशिया की मानसूनी हवाएं ना तो महाद्वीप के ऊपर बहुत और ऊंचाई तक प्रवेश करती हैं और ना ही संपूर्ण ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसूनी हवाओं से होती हैं। चीन में शीतकाल में शुष्क एवं ठंडी हवाओं से तापमान उत्तरी भाग में 10 सेंटीग्रेड तथा दक्षिणी चीन में आपको 15 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ग्रीष्म में मध्य चीन और औसत तापमान जो 29 सेंटीग्रेड तथा उत्तरी और पश्चिमी भागों में आपको 21 सेंटीग्रेड से 23 सेंटीग्रेड रहता है। और चीन की कुल वर्षा आपको 94% मिलेंगी और सर्वाधिक वर्षा में आपको 200 सेंटीमीटर अधिक दक्षिणी चीन में सिक्यांग घाटी पे होती हैं, जबकि उत्तरी चीन में आपको 50 सेंटीमीटर रह जाती हैं। और तिब्बत का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण लगभग 75% आपको वर्षा प्राप्त होगा। और जापान की जलवायु में मानसून होते हुए भी सागरीय प्रभाव में अधिक प्रभावित हैं। उच्चावत में अगर बात करें तो द्वीपीय स्थिति के अतिरिक्त गर्म क्यूरिशो की धारा और क्यूशू सिको तथा हांसू के तटों पर ठंडी ओखोटक धारा की पूर्वी होकाइडो तथा पूर्वी हांसू के तटों की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में आपको होकाइडो द्वीप पर तापमान हिमांक से नीचे पहुंच जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में आपको 4 सेंटीग्रेड से 6 सेंटीग्रेड तक रहता है। और ग्रीष्मकाल में उत्तरी जापान में 16 सेंटीग्रेड और दक्षिणी जापान में 26 सेंटीग्रेड जापान रहता है। जापान के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में आपको 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि उत्तरी होकाइडो में आपको केवल 75% वर्षा होती है। जबकि जापान की जलवायु में टाइफून का भी प्रभाव होता है। तो ये आपका हो गया 4 नंबर सुदूर पूर्व एशिया के प्रदेश। उसका 5 नंबर प्रश्न आता है कि चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए। अब चीन के प्रमुख जो कृषि प्रदेश हैं कौन कौन। अब आपका आता है चीन के कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें लिखेंगे आप लोग चीन के कृषि प्रदेश। चीन के प्रमुख कृषि प्रदेश को हम 12 द्विस्तरीय प्रदेशों में बांट सकते हैं। कृषि वन एवं पशु संपदा के अनुकूल प्रकृति संस्कृति परिस्थितियाँ, कृषि की गहनता, ऐतिहासिक विकास और उत्पादन प्रगति के अंतर प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर ये विभाग किए गए हैं। अब आपका आता है फर्स्ट नंबर उत्तरी शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें आपको 3 हैं आ सादा। इसमें आता है आ में उत्तरी पूर्वी फसली शुष्क कृषि वन उत्पादन प्रदेश हैं। और बा नंबर में आपका आता है आंतरिक मंगोलिया एवं फसली से शुष्क
कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। 7 नंबर में आता है उत्तरी चीन की द्विवर्षीय 3 फसली शुष्क प्रदेश में आपको मिलते हैं। फिर आपका आता है सेकेंड नंबर दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश। अब इसमें आपका आता है सेकेंड नंबर का फर्स्ट आपका आता है कि पूर्वी एवं मध्य चीन को 2 फसली धान और उष्णकटिबंधीय वन उद्योग पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर आपका आता है कि दक्षिणी पश्चिमी उच्च भूमि एवं घाटिया के 2 फसली नम प्रदेशीय। थर्ड नंबर में आपका आता है कि दक्षिणी चीन की 3 फसली नम प्रदेशीय कृषि एवं वृक्ष उत्पाद प्रदेश। तो ये आपके 2 हो गए। उसका फिर तीसरा नंबर आता है आपका, तीसरा प्रदेश कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें आपका आता है फर्स्ट नंबर कि आंतरिक मंगोलिया, निक्सिया, होसी का 1 फसली सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। सेकेंड नंबर आपका आता है उत्तरी सिक्यांग, थ्यानसान की 1 फसली सिंचित कृषि तथा उच्च भूमि पशुपालन प्रदेश। थर्ड नंबर में आपका आता है कि दक्षिणी सिक्यांग का बहुफसली सिंचित कृषि प्रदेश। और उसका फिर चौथा प्रदेश आपका आता है फोर्थ नंबर कि संघाई तिब्बत उच्च भूमि की शीत कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें आपको फर्स्ट नंबर में आएगा आपका कि उत्तरी तिब्बत उच्च भूमि की शीत प्रधान पशुपालन प्रदेश। सेकंड नंबर आपका आता है कि संघाई तिब्बत पठार का मिश्रित कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। और थर्ड नंबर में आपका आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार का अपेक्षाकृत गर्म और तर कृषि एवं वनोद्योग प्रदेश। तृतीय एवं चतुर्थ स्तरीय कृषि प्रदेश जो है वो फसलों के सहचर्य तथा फसलों और पशुओं के संगतता कृषि पद्धति या पशुपालन प्रतिरूप फसल और पशुपालन के वनोद्योग के पारस्परिक मेल एवं अलगाव प्रतिरूपों के आदि के आधार पर तृतीय स्तरीय तथा उसे संरचनात्मक प्रतिरूपों की विभिन्नता के आधार पर चतुर्थ स्तरीय प्रदेश निर्धारित किए गए हैं। तो ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 6 नंबर आता है कि सुदूर पूर्व एशिया के प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। वनस्पति की वर्णन कीजिए। अब सुदूर पूर्व एशिया के वनस्पतियों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब इसमें लिखेंगे सुदूर पूर्व एशिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि सुदूर पूर्व एशिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो जलवायु द्वारा नियंत्रित है तथा धरातल ने भी इसे प्रभावित किया है। और चीन में विगत दशकों में वनस्पति की पर्याप्त हानि हुई है और वर्तमान में यहाँ 10% क्षेत्र ही वनों का विस्तार है। दक्षिणी चीन में सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन मिलते हैं जिसमें आपको टैलो, बांस, टूंग, रबर आदि के वृक्ष मिलते हैं। जबकि दक्षिणी पूर्वी में आपको चीन में पतझड़ वाले मौसम में जिनमें साल, सागौन आदि के वृक्ष हैं। चीन के शुष्क प्रदेशों में जैसे गोबी, बकुला, मकान उत्तरी पश्चिमी चीन के मर्सोली प्रदेश में पाए जाते हैं। जापान में वनों का विस्तार अधिक है और संपूर्ण जापान के 68% यानी कि 68% में क्षेत्रों में वन का विस्तार है। यहाँ वनों के उपयोग के साथ साथ उनका संरक्षण, पुनः रोपण भी उचित रूप से किया जाता है। यहाँ पे जापान में आपको उपोष्ण, कोड़धारी और शीतोष्ण प्रकार की वन है। उपोष्ण वनों में आपको बांस, बीच, बर्च, मैपिल, पाइन, हेमलॉक, लार्च आदि के वृक्ष मिलते हैं। जबकि कोड़धारी वन में आपको मिलते हैं आपको जैसे स्प्रूस, बीच, एल्डर और लार्च के वृक्ष मिलते हैं। और शीतोष्ण में आपको वनस्पति जो हैं उसमें चीड़ का आपका मिल जाएगा, बनूत, चेस्टनट, ओक, चेरी, वालनट के वृक्ष प्रमुख से पाए जाते हैं। ये आपको मिलेंगे होक्काइडो यानी कि पश्चिमी होक्काइडो में और दक्षिणी हांसू और दक्षिणी पश्चिमी जापान के उच्च क्षेत्रों में आपको ये मिलेंगे। फिर आता है ताइवान। ताइवान के लगभग आपको 55% क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। यहाँ उष्ण सदाबहार सघन वनों का तथा कोड़धारी वनों का विस्तार है। ताइवान में प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख घन मीटर लकड़ी प्राप्त की जाती है। और कोरिया में भी वनों का पर्याप्त विस्तार उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा अधिक वन है। और यहाँ ओक, पाइन पर बलूत, स्प्रूस, बलंट बीच के वृक्ष आपको प्रधानता है। फिर आता है 7 नंबर प्रश्न कि जापान की मिट्टी के प्रकार का वर्णन कीजिए। जापान के मिट्टी के प्रकार कौन कौन? अब आपका आता है जापान का 85% भाग भूभागीय पर्वतीय पठारी है। यहाँ मृदा आवरण कृषि के अयोग्य, शेष 15% भाग अधिकांश मिट्टी अविकसित है।
फर्स्ट नंबर में आपका आता है लिथोसिल मिट्टी। यहाँ जापान की अर्ध विकसित मिट्टी है जो समस्त जापान के 68% भाग पर फैली है। पथरीली एवं पतली सतह की यह मिट्टी पर्वतीय ढालों पर मुख्यतः पाई जाती है। सेकंड नंबर आपका आता है पाटजौल मिट्टी। पाटजौल मिट्टी, इसमें आपका आता है कि यह पूर्ण विकसित मिट्टी है। यहाँ पर्वतीय ढालों पर जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी जापान में लगभग 7% भागों में फैली हुई है। उत्पत्ति के आधार पर कहीं यहाँ पर बालू प्रधान है और कहीं चीका प्रधान है। वर्ष के समय तीव्र ढाल के कारण अपरदन अधिक होता है, उपजाऊ तत्व घुलकर बह जाते हैं। और फिर थर्ड नंबर में आपका आता है प्लेनोसोलिक मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी जापान में केवल 2% भाग है। इस प्रकार जिसका प्रसार आपको पर्वतीय ढालों के निचले भागों पर यहाँ जापान की विकसित मिट्टी है, किंतु पर्वतीय ढालों के कृषि श्रम साध्य है और मध्य पर्वतीय क्रम के पूर्वी एवं पश्चिमी ढालों पर यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद फिर आपका आता है फोर्थ नंबर की एंडो मिट्टी। एंडो मिट्टी आपका आता है कि जापान की एक विकसित मिट्टी है जो समस्त जापान के 8% भाग पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी राख से हुआ है जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। यहाँ मिट्टी दक्षिणी क्यूशू के कागोशिमा प्रीफेक्चर और पूर्वी मध्यवर्ती हांसू की क्वांटो मैदान तथा दक्षिणी होक्काइडो में पाई जाती है। और यहाँ पे कहीं कहीं राख की गहराई 30 मीटर तक पाई जाती है। फिर आता है 5 नंबर जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी जापान के 15% क्षेत्र पर पाई जाती है। जापान के सभी मैदानों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यह अन्य सभी प्रकार की मिट्टियों से अधिक उपजाऊ है और इस मिट्टी में सिलिका तथा चीका की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से आपका ये सारे प्रश्न थे। अब आपका आता है खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न दिया गया कि जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 9वां प्रश्न दिया गया चीन के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न आपका दिया गया 10th नंबर कि जापान का औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए तथा उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 11वां नंबर प्रश्न है कि जापान के कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, विस्तृत कीजिए। तो ये 2 प्रश्न करके मैं आपको अलग से वीडियो बना देंगे जिससे आपको पढ़ने में और लिखने में भी आसानी हो जाएगी। सेक्शन सी के आपके 5 शब्दों में है तो आपका वैसे भी आपको वर्ड में लिखना है तो इससे आपका प्रश्न ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में और लिखने में परेशानी आएगी। तो इससे कि मैं आपको पहले भी वीडियो अपडेट करा भी दिया गया है और जो आपको नहीं अपडेट कराया है वो आपको अपडेट कराएंगे। तो इस तरीके से आपको 2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक आप लोग जरूर इंतजार करिए और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।